तरह से दुनिया के देखा जाता है। एक होता है ग्लोबल ऑर्डर। अब ग्लोबल ऑर्डर क्या है कि या तो वो यूनिपोलर हो सकता है, यानी पूरी दुनिया में एक चल रहा हो, या फिर आपके पास वो मल्टीपोलर हो सकता है, या फिर आपके पास बाइपोलर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि यानी दुनिया में आपके पास दो से तीन पावर एट ए टाइम्स रूल कर रही हैं, और दो से तीन पावर्स का मतलब है कि दो से तीन ऑल्टरनेट सिस्टम्स मूव कर रहे हैं। जैसे एक साइड पे आप यूएन देखते हैं, आईएमएफ देखते हैं, वेस्ट है, उसमें यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है, यानी डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, अथॉरिटेरियन स्टेट है, चाइना है। देन एक थर्ड पावर्स आ रही हैं, जैसे इंडिया है या और कंट्रीज हैं, ब्राज़ील है। सो वो क्या कर रही हैं कि इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके पाकिस्तान पे, इन ओवरऑल इन वर्ल्ड इन जनरल एंड पाकिस्तान पे इन पर्टिकुलर बड़ा इनका इम्पैक्ट है। डी अलाइनमेंट्स हो रही हैं जिसमें आपके पास नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हो रही हैं। और देर इज दैट इज वाई देर इज दिस नीड ऑफ अडेप्टेबिलिटी, कि आपके पास इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नेविगेट द कम्प्लेक्स वेब ऑफ जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस, ताकि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पाकिस्तान आगे जाते हुए उसको देख सके। हिस्टोरिकली जी आपके पास ये चार फैक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसीज को बहुत लार्ज टू अ लार्जर एक्सटेंट क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। कोल्ड वॉर अलाइंसेस, हमने बात की थी इस पे, कि 1947 के बाद कोल्ड वॉर जो चल रही थी बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, तो उसमें पाकिस्तान साइडेड विद वेस्ट। सीटो और सेंटो जो है वो अपना सीटो और सेंटो के साथ मुआहदे किए। और उसके बाद क्या हुआ कि आप पाकिस्तान को कॉन्फ्लिक्टिंग नेबर्स मिले, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। एक साइड पे आपके पास अफगानिस्तान है, उसके साथ हमारा क्राइसिस चल रहा है, बॉर्डर इशू चल रहा है, वाटर इशू चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है, तालिबान वहाँ से आपके पास आ रहा है, स्मगलिंग हो रही है वहाँ से। बलूचिस्तान में जो इंडिपेंडेंस, जो एक मूवमेंट चल रही है बलूचिस्तान BLA लिबरेशन आर्मी, वो सारी आपके पास वहाँ से आ रही हैं। फिर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे इमर्ज हो रहा है। फिर वॉर ऑन टेररिज्म आपके पास एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट था। दोबारा आप देख रहे हैं कि KPK में टेररिज्म जो है वो रिसर्च कर रही है। फिर चाइना के एक ऐसा बॉन्ड है जो कराक्रम हाईवे 1967 के बाद से जब वो कंप्लीट होती है 1978 में, आई गेस, तो एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फॉरेन पॉलिसी में हो। वन रीज़न बिकॉज चाइना कैन नॉट अफोर्ड टू लूज पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया के साथ उसकी ऑलरेडी राइवलरी चल रही है। And there is this one term that is used in international relations that is called as enemy of the enemy is your friend. So चाइना वर्सेस इंडिया, इनकी 1962 में वॉर होती है। उसके बाद से चाइना पाकिस्तान की तरफ टिल्ट आता है, सो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। इवन इन द मिडल ईस्ट यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग नाउ। ठीक है। अब करंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट क्या है? एक तो अफगानिस्तान से आपके पास US ट्रूप्स चल चल गए हैं, कि अब उनको ये लगता है कि आपके पास ये वाला जो एरिया है इसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब क्या है इसका? पहला क्लियर मतलब ये है कि अगर वो यहाँ से चले गए हैं तो इसका विजिबल जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पे आएगा। वन, कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी जो की मद में जो एड मिलती थी वो कम हो जाएगी। टू, अफगानिस्तान से आफ्टर द विड्रॉल ऑफ US, तालिबान का प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी टेररिज्म डिसाइज करेगी जो इमर्ज कर रही है। थ्री, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो पीछे जाएगी, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? तीसरा हमारे पास जो मेजर एक इवेंट आता है वो है राइज ऑफ इंडो पैसिफिक। अब करंट अफेयर में जाएंगे तो हम इसको देखेंगे कि इंडो पैसिफिक जो है, यूनाइटेड स्टेट और चाइना के साथ राइवलरी आ रही है, जिसकी वजह से रीजनल अलायंसेस जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। सो ये क्या है कि आपके पास करंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हैं जिनमें पाकिस्तान को अपना फ्यूचर जो है वो नेविगेट करना है।
अब यहीं पे अगर हम पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप को देखते हैं, हमारा जो इमीडिएट नेबर है, लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज हैं, रीजनल एंड ग्लोबल चेंजेस हैं, और सी पैक इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। उसमें चैलेंजेस क्या हैं कि जैसे आपके पास चाइनीज़ पर्सोनल पे कराची में अटैक हुआ, फिर उसके बाद सी पैक फेज़ 2 स्टार्ट नहीं हो सका, फाइनेंशियल डिलेज आ रहे हैं, कम्प्लेक्स एम्बिग्विटीज आ रही हैं सराउंडिंग सी पैक प्रोजेक्ट्स। ठीक है। उसके बाद यूएस पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो उसी तरह से आपके पास मौजूद हैं कि 2010 में हमारी एड जो हमें मिली 3.5 यूएसडी बिलियन डॉलर थी, 1.2 थी और 0.5 है। सो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिस्पाइट द अपॉर्चुनिटीज़, पोस्ट अफगान पीरियड जो है, वो इकोनॉमिक एड हमें नहीं मिल रही, मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं मिल रही। हाउएवर ये जो एक मोर स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग रिफॉर्म प्रोसेस है इंडिया पाकिस्तान को, आप देख लें कि कश्मीर इशू और जो आपके पास दूसरा है लाइज एट द कोर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपके पास बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है कैन हेल्प रिड्यूस टेंशन एंड फाइंड म्यूचुअली एग्रीबल सॉल्यूशंस। ठीक है। इस पे थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। मिडिल ईस्ट जो रिलेशंस हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मिडिल ईस्ट इज़ वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सऊदी अरेबिया और ईरान मौजूद हैं, और उसके साथ साथ इसराइल भी मौजूद है। अब हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया साइडेड विद यूनाइटेड स्टेट्स दैट फॉर्म्ड अ बॉन्ड विद यूएई, कि यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके अलावा सऊदी अरेबिया एंड सम अदर कंट्रीज, स्मॉलर कंट्रीज जिसमें कुवैत है और कंट्रीज हैं, उनका आपस में एक अलायंस रहा है। अब उस अलायंस के अगेंस्ट एक जो आपके पास मसला चलता आ रहा है वो ईरान का है। ईरान इज शिया प्रीडोमिनेंट कंट्री। हाउएवर इसकी सिविलाइजेशन इट गोज बैक टू द पर्शियन, द आइडिया ऑफ पर्शियन एम्पायर, जो अपने आप को डिस्टिंक्ट समझते थे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो आपके पास एक मामला है कि एक तो इंटर राइवलरी है, दूसरा यूएस की इन्वॉल्वमेंट के बाद इनकी वॉर्स हो चुकी हैं। जब पैलेस्टाइन इशू हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पे इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, फिर लेबनान वाला इशू है, फिर यमन क्राइसिस है, यानी प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू वहाँ पे लड़ा जा रहा है। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, और उसकी एक जो एग्जांपल है वो ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन है। कि ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी स्टैंड ऑफ आया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से आपके पास जो मामलात हैं वो ख़राब होते गए थे। फिर वहाँ से आपके पास बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है वो भी वहाँ से आ रही है। सो ये जो मिडल ईस्ट के रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे ईरान और उसकी राइवलरी चल रही है, उसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्री, सॉरी, उसको डिसफंक्शनल कर दिया है। इमरान खान के दौर में आपने देखा था कि एक ऑल्टरनेट बनाने की बात की गई थी। अब पाकिस्तान ने क्या कोशिश की है कि थ्रू चाइना, चाइना ने एक ब्रोकर किया था इनके दरमियान एग्रीमेंट कि इनको क्लोज लेके आया जाए, बिकॉज यहाँ पे तीनों, ईरान में भी, सऊदी अरेबिया में भी, चाइना में अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ सेटअप है। तो उसमें क्या है कि पाकिस्तान को लेवरेज करना चाहिए कि ये जो चाइना ने ईरान और पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया को इकट्ठा किया है, उसमें अपने आप के लिए ये क्या करे, अपॉर्चुनिटीज जो है वो ढूंढे। फिर अफगानिस्तान पे हमें देखने की ज़रूरत है कि जो अफगान रेफ्यूजीज आ रहे हैं उन्होंने हमारे एक तो इकॉनमी पे सिग्निफिकेंट स्ट्रेंस डाले हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अवेयरनेस ही नहीं है कि यहाँ पे मौजूद है। जब हमने कहा कि हम उनको वापस भेज रहे हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट आई। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो हमारे लिए एक की सिक्योरिटी चैलेंज है, जिसमें इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने की, जॉइंट काउंटर टेररिज्म है, उनको अगर आप लेके आते हैं तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान अपना लेवरेज कर सकता है इन्फ्लुएंस engaging with Taliban. However, these are just theoretical things.
आपके पास जो मामलात हैं इससे कहीं ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है, वन वे और अनदर, दैट इज़ इकोनॉमी, जिसमें आईएमएफ के बेल आउट पे जो रिलायंस है, हाई इन्फ्लेशन है, परसिस्टेंट फिस्कल डेफिसिट्स हैं। पाकिस्तान को जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें सी पैक है। सी पैक से क्या हो सकती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, जॉब क्रिएशन हो सकती है। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डिपेंडेंस है बोरोइंग पे और सस्टेनेबल ग्रोथ है उसकी तरफ लेके जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला है कि आपका पाकिस्तान का रोल क्या है। अब रोल पाकिस्तान का क्या है कि जैसे ही इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी एशिया की तरफ आ रहा है और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर रहा है, तो पाकिस्तान की जो लोक ईस्ट पॉलिसी है, लोक ईस्ट मतलब आसियान कंट्रीज, इस साइड पे जो एशियन इकोनॉमीज है, सिंगापुर है, उसके बाद आपके पास सॉरी, ये इस साइड पे जो आसियान कंट्री, आसियान कौन सी कंट्रीज है बताएं जी। हाँ, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं। सर है इसमें इंडोनेशिया आ जाती है और कम्बोडिया आ जाती है और उसके अलावा ब्रुनेई आ जाती है और लुआस आ जाते हैं, वियतनाम आ जाती है सर। ये सारी यार मेनली देखो, एशियन वियतनाम है, एशियन कंट्री। फिलीपीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कुछ इसमें ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, फिर चाइना भी इसी में आ जाता है। तो जी पाकिस्तान जी को उस साइड पे देखने की जरूरत है। ठीक है, अब वेस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज ट्रांजैक्शनल, कि एक पेट्रन क्लाइंट क्लाइंट वाला है कि दे हैव ऑलवेज प्रोवाइडेड अस विद एड, और हमसे अपने काम करवाएं, सी पैक को अच्छा करें, एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है जिसमें आपके पास RECP है, ईरान और जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन को अच्छा करें, IMF से जान छुड़वाएं, और डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस करें, क्योंकि पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन जो है वो यंग है। सो वी, इन ऑर्डर टू नेविगेट थ्रू complex challenges, Pakistan needs to take a very coordinated and comprehensive रिफॉर्म पैकेज, फॉरेन पॉलिसी में भी, पॉलिटिक्स में भी, और इकोनॉमी में भी। ठीक है। फिर एक चीज जो सबसे कम यहाँ पे बात की जाती है, जो जिस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है या रीजन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हमारे पास स्पेशली हमारी जो इकॉनमी है वो जब नीचे गई है, तो वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अ रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंज बन चुका है पाकिस्तान के लिए। क्या आपके पास क्या है कि उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद ही नहीं है, विक्टिम सपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। हमें हमें नहीं पता कि आपके पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितने किस हद तक हो रही है। लोग मर जाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। ठीक है। फिर पाकिस्तान ईरान जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा करने की ज़रूरत है, जिसमें पाकिस्तान ईरान जो गैस पाइपलाइन है उसको हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। जिनमें एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म है, एनर्जी ट्रेड है, रीजनल स्टेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं। चैलेंजेस क्या हैं जी? सेक्टेरियन टेंशन ऑफ कोर्स दे आर। उसके बाद UN सैंक्शंस की ईरान पे जो है उसकी वजह से ये मिलिमिटाइज करता है। फिर अफगानिस्तान में वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम जिन एरियाज में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में डेवलप करने के लिए उस पर काम कर सकते हैं। सो इन दैट वे, इन आवर रीजन विद रिस्पेक्ट टू ईरान वी कैन गो फॉरवर्ड। ठीक है। उसके बाद एक टर्म यूज होती है पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी आप ये समझें कि आपके पास पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का आपस में इंटरप्ले है। ठीक है। अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है, अपने जो इकोनॉमी को इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मसले आ रहे हैं, पाकिस्तान को जो अपने इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ रिलेशनशिप्स हैं, उसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को सिक्योरिटी कंसर्न के साथ बैलेंस आउट करना है। अब इस टाइम पे चाइना और इंडिया का एक ग्लोबल कन्फ्रंटेशन चल रही है। वन, इंडिया इज इमर्जिंग पावर। ठीक है। टू, पाकिस्तान जो इनके आपस में आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हैं, बट स्टिल उनकी जो
टोटल आपके पास ट्रेड है दैट इज मोर देन 100 बिलियन US डॉलर्स। और पाकिस्तान पे कर्जा टोटल कितना है? 112-13 बिलियन डॉलर्स। तो हमें इंटरनल चैलेंजेस को ख़त्म करें, जो मैंने पहले इस पे बारहा बात कर चुका हूँ। फिर आपके पास जो फ्लक्चुएशंस हैं, कि ये तो उसकी रीजंस हैं, हमें इनको आगे लेके चलना पड़ेगा और हमें इकोनॉमी, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं उनको रेफर करना पड़ेगा। फिर अफगानिस्तान के साथ जो मसला है आपके पास एग्रीमेंट का, जिसमें आपके पास ड्यूरेंट लाइन का एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान, बॉर्डर बनाया गया था, पाकिस्तान ने भी वही इनहेरिट किया। लेकिन आपके पास क्या है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो आई हैं वहाँ पे, जिसमें आपके पास 2001 के बाद से स्पेशली बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट जो मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से बहुत मसले आ रहे हैं वहाँ पे। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है उसमें यूएस और यूरोपियन पावर्स का बड़ा एक की रोल है। और इसी वजह से उनकी जो पॉलिसीज हैं दे हैव प्रोफाउंड implications फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में जो इंटरवेंशन की हैं वॉर ऑन टेररिज्म की नैरेटिव पे। अब यूएस का इन्फ्लुएंस जो है उसका इकोनॉमिक एड पे, मिलिट्री कॉपरेशन, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इसको इम्पेक्ट कर सकता है। तीसरी बड़ी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मार्केट है वो आपके पास यूरोपियन इंगेजमेंट है। फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है कि अब पाकिस्तान इन सब में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देखे, जिसमें यूएस को किस तरह से इंगेज करना है, यूरोपियन इंगेजमेंट किस तरह पॉसिबल बनानी है, मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, और जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं उनको किस तरह से हम, जो चेंज हो रहा है उसमें अपने लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकते हैं। सो इन दैट वे जो आपके पास चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स हैं उसमें पाकिस्तान अपना रास्ता जो है वो नेविगेट कर सकता है। जैसे मैंने आपको लोक ईस्ट एशिया पॉलिसी वाली बताई, तो पाकिस्तान को जो आपके पास लोक ईस्ट एशिया पॉलिसी है उसमें आपके पास की एरियाज पे फोकस करना चाहिए, जिसमें आपके पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज करें। फिर वहां से आप क्या करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करें। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो उन्होंने डेवलपमेंट, अब उनको एशियन टाइगर्स भी कहा जाता है, उन्होंने जो मिरेकल्स हैं वो किए हैं, उसको क्या करना चाहिए, उनके साथ हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करके उनसे लर्न करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो रीजनल फोरम्स हैं वहाँ पे जितने भी हैं उनमें अपना रोल जो है वो इंक्रीज करना चाहिए थ्रू चाइना, जिसमें ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया जा सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छा किया जा सकता है, सिक्योरिटी परसेप्शन को भी अच्छा किया जा सकता है। अब अगला जो बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के रीजन में है वो है ग्लोबलाइजेशन। दो टर्म्स यूज होती हैं, एक ग्लोबलाइजेशन होती है, एक होती है रीजनलिज्म। यहाँ तक समझ आ रहा है जी सबको? सर्वर, जैनब। हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक। अच्छा जी। अब ये आपको ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस आपने उसको रेलेवेंट बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, जिसमें आपके पास एक ग्लोबलाइजेशन में एक साइड पे आपके पास इंक्रीज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, रेमिटेंसेस हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक वॉलेटाइल जो एक सिचुएशन है, इकोनॉमिकली वॉलेटाइल सिचुएशन है, कल्चर है, उसके बाद यूथ है। अब इसके इंक्रीज इम्पैक्ट्स क्या हैं कि आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन वल्नरेबिलिटी टू द ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स हैं। किस तरह? अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी ग्लोबली और पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास महंगाई आई, आपका पैसा डी वैल्यू वैल्यू हुआ, और पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन आ गई।
फिर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास बेसिक जो टेक्नोलॉजी है वही नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि पॉलिसी चैलेंजेस जो हैं वो उनके साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो पॉपुलर कल्चर है जैसे अर्बन यूथ है वो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज को रीडिफाइन कर रहा है आपके पास। सो ये भी आपके पास चेंजिंग एक रीजनल जो डायनामिक्स हैं उनमें इम्पॉर्टेंट है। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि जो इंडो पैसिफिक क्वेश्चन है वहाँ पे आपके पास मामलात चेंज हो रहे हैं, यानी ओशनिक जो ट्रेड है वहाँ पे जा रही है। तो पाकिस्तान हैज़ अ फ्यू मेजर पोर्ट जैसे गवादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, बिन कासम पोर्ट है, उसको यूज़ कर सकता है एज अ क्रूशल गेट वे फॉर रीजनल ट्रेड कनेक्टिंग पाकिस्तान टू ब्रॉडर ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है। फिर उसके बाद जो ईरान के साथ भी ट्रेड कर सकता है। और उसके बाद रीजनल पार्टनर्स जितने भी हैं, यानी पाकिस्तान से अफ्रीका जा सकते हैं, उसके बाद आप ईस्ट एशिया जा सकते हैं। पाकिस्तान इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है जी। और रीजनल कनेक्टिविटी भी हो सकती है जिसमें सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया है। उसके बाद आपके पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लिया जा सकता है। This but unlocking this regional potential is strategic imperative of Pakistan to enhance its geopolitical influence and economic perspectives. यानी एक साइड पे पाकिस्तान क्या कर सकता है कि अपना जियोपॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो उसको इंक्रीज कर सकता है, और दूसरी साइड पे अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकता है। ठीक है जी। सो ये आपके पास एक पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस यही है। अब आप सारे देखें ना, ये पाकिस्तान की जियो मतलब ज़मीन पॉलिटिक्स, अफगानिस्तान की रूह से क्या है, अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्या है, ये दुनिया के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है पॉलिटिक्स के लिहाज से। अफगानिस्तान को देखें, चाइना को देखें, ईरान को देखें, इंडियन ओशन को देखें, उसके अलावा आप पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में देखें। ये जो मैं सारी अभी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस में आता है। लेकिन पाकिस्तान की जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव और पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं, सबसे पहले हमें एजुकेशन रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को प्रमोट करना पड़ेगा, और बैलेंसिंग रीजनल आपके पास जो रिलेशनशिप हैं टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में। यानी पाकिस्तान के जो मेजर चैलेंज हैं वो इकॉनमी है, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, रीजनल रिलेशनशिप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीन्यूएबल एनर्जी में आपके पास क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मसला है आपके पास। सो इसके लिए हमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। किस तरह? ट्रांसपेरेंसी उसमें लेके आए, करप्शन ख़त्म करें, पब्लिक सर्विस डिलीवरी लेके आए, ताकि लोगों का उसमें ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट आए। इकॉनमी पे हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। फिर रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए कि आपके पास टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। उसके बाद इन्वेस्ट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है जी। डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना तो फॉरेन पॉलिसी आपकी अच्छी हो सकती है, ना ही आपके पास कोई और पाकिस्तान जो है वो काम कर सकता है। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो गरीब हैं, हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान जो मसला चल रहा है उसको क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान की ख़त्म कर। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया आपस में इकट्ठी है, रीजन में एक रीजन जैसे एशिया है या आपके पास दूसरा है। स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस, करप्शन को ख़त्म करें, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी लेके आए, रूल ऑफ लॉ के लेके आए, काउंटेबल पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी क्या है, बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए टू सुपर पावर रिलेशनशिप्स। Pakistan should adopt a nuanced and balanced approach in managing its relation with United States and China. This will allow it to leverage strategic partnership while mitigating potential conflicts or overdependence on single power. फिर सी पैक डेवलपमेंट जो है उसको आप
ज़्यादा करें, उसमें तेज़ी लेके आएँ, सिक्योरिटी के जो पर्सपेक्टिव हैं उन पे सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करें, ठीक है जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आएँ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बूस्ट करें। उसके बाद रीजनल इंगेजमेंट ये नहीं होनी चाहिए कि आपकी रिएक्टिव अप्रोच हो। आप इंडिया के साथ भी देखें कि आपके पास ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं। अब रियलिस्टिकली देखा जाए तो कश्मीर इशू में जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके बिल्कुल अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया, तो इट इट हैज़ नियरली बिकम इम्पॉसिबल टू अनडू ऑल ऑफ दोज चेंजेस। उसको उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ किन चीज़ों पे ट्रेड की जा सकती है। वाटर स्कार्सिटी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, उसको आप सॉर्ट आउट करें। फिर उसके बाद क्या है कि आप ईरान के साथ भी इसी तरह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेके आए जिसमें सऊदी अरेबिया और उसके दरमियान आप क्या करें, एक मीडिएटर का रोल प्ले करें। फिर जो पाकिस्तान की मैरी टाइम सिक्योरिटी है उसको, ये मैरी टाइम इसको हम कहते हैं ब्लू इकॉनमी। ब्लू इकॉनमी क्या है कि आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं ओशन में। उसके बाद सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए क्या है कि आप क्या करें कि जो कोस्टल रिसोर्सेज हैं ट्रेड और दूसरी इन्फ्लुएंस को एनहांस करने के लिए आप उसको क्या करें, इंक्रीज करें। फिर डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक रिवाइवल पे फोकस करें कि सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान मस्ट बिकम आउट ऑफ दिस थर्ड पावर, एक थर्ड वर्ल्ड जो डेवलपिंग कंट्री है उससे। और डिप्लोमेसी और टारगेटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू आप क्या करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। यहाँ तक क्वेश्चन है तो जी पूछें। एनी क्वेश्चन? आगे चलते हैं जी। 3 ऑर्गेनाइजेशन हमने करनी है। इसमें एक हमारे पास है जी एस सी ओ, सार्क है, ई सी ओ है, एस सी ओ एंड ऑल ऑफ पाकिस्तान। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी आपके पास एक इकोनॉमिक मुल्क में पिवटल रोल, सर्वर यही नोट्स हैं आपके पास। इन्हीं को अगर आप पॉइंट्स में लिख लोगे ना, ये नोट्स बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। एज अ जियो पोलिटिकल हब लिंकिंग साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान में 3 मेजर जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, पार्ट है। एक सार्क है, ईसीयू है और एससीयू है। अब सार्क और एससीओ जो है, सार्क अगर हम देखें तो इसमें हम दो तरह से देखें, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। जैसे कोट भी है आपके पास कि अ स्ट्रॉन्ग सार्क इज अ स्ट्रॉन्ग साउथ एशिया। 1985 में बनी थी जी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इकोनॉमिक ग्रोथ था, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, फोकस एरिया, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना एक वाइडर पर्सपेक्टिव है। और इसमें ऑब्जर्वर के तौर पे चाइना, ईयू और यूएस मौजूद है। 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है। हाउएवर इंटर रीजनल जो रीजन में ट्रेड आपके पास 5% है। जैसे इनका एक चार्टर है, टुगेदर वी राइज, डिवाइडेड वी स्टैग्नेट। बेसिकली इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्पस था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, ये पूरा एक रीजन जो है वो ये इस जगह पे आपस में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अचीवमेंट्स क्या हैं जी? साफ्टा फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन, एसडीएफ फंड फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। उसके बाद रीजनल सेंटर्स जिसके काफ़ी बने हुए हैं, कोलैबोरेशन है जिसमें कम्बैटिंग डिजीजेज है, एचआईवी है, एड्स है, कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, वीज़ा एग्जाम्पशंस हैं, यूथ एक्सचेंज हैं, इनिशिएटिव्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद सिक्योरिटी क्या है आपके पास, उसमें इसने ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जी इसकी। अब चैलेंजेस क्या हैं जी? सबसे बड़ा पहला चैलेंज जो है वो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दो ही मेजर कंट्रीज हैं, अगर इन दोनों में आपके पास मेजर इसी तरह से चलता रहे तो आप इंडिया और पाकिस्तान, कश्मीर इशू, उसके बाद इनके दरमियान रीजनल ट्रेड 5% से कम है, पोस्ट पॉन्ड 2016 वाला हो गया था। और उसके बाद बायलैटरलिज्म पे फोकस है। बायलैटरलिज्म कि मैं जी नेपाल के साथ मुझे अच्छा मुल्क लगता है, मैं उसके साथ ट्रेड कर लूंगा, इंडिया के साथ नहीं करूंगा।
एसिमेट्रिक पावर डायनामिक्स है कि इंडिया की डोमिनेंस है, इंडिया डिक्टेट करता है। उसके बाद क्या है कि इसमें आपके पास कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ही नहीं है, उसके बाद जो एग्रीमेंट्स हैं वो होते तो हैं लेकिन उनमें आपके पास डिले आ जाता है। उसके बाद जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं इनके दरमियान मौजूद ही नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपने साफ्टा करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो उसकी वजह से उसके लिए आपकी कनेक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन आपके पास वो है ही नहीं। और आपके पास कोई काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी ही नहीं है। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है मेंबर स्टेट्स में। अब चाइना ने सॉरी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या ट्रेड करनी है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्या करनी है। उसके बाद चाइना का इस पूरे रीजन में होना इट्स सेल्फ सार के डायनामिक्स को चेंज कर देता है। अब इंडिया अगर चाइना के अगेंस्ट कोई बात करता है सार्क में तो पाकिस्तान उसको हमेशा अपोज करेगा, और उसमें इसकी जो सेक्रेटेरिएट है, फंडिंग आपके पास है नहीं। सो इस वजह से सार्क क्या है कि आपके पास एक इनएफिशिएंट बॉडी या बन चुका है। अब अगर हम सार्क को ईयू के साथ कंपेयर करते हैं तो ईयू का जो टोटल जीडीपी है दैट इज अराउंड 18 ट्रिलियन। सार्क का जस्ट 4 ट्रिलियन है। उनकी ट्रेड 64% है, यहाँ पे 5% से भी कम है। ईयू के सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है, उनकी पार्लियामेंट है, उनके और दूसरे मौजूद हैं। उसके बाद सार के पास है ही नहीं, डेवलपमेंट के फंड्स ही नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज वहाँ पे। ईयू का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, साउथ एशिया में आपके पास पॉवर्टी ही बहुत ज़्यादा है। और उनकी ईयू की स्ट्रॉन्ग आपके पास पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है, सार्क जो है वो ए पोलिटिकल है। उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। रिसर्च इन्वेस्टमेंट है, कल्चरल एक्सचेंज है, पावर डायनामिक्स बिल्कुल सेम है, सार्क में है ही नहीं। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी है ईयू की। और ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गौर से इसको सुन लें जिनकी है। सार्क जो है वो लैक्स फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। वहाँ पे ट्रैवल फैसिलिटेशन है, उनकी सिंगल एक क्लाइमेट पॉलिसी है। पॉलिटिकल रेजिलियंस है कि ब्रेग्जिट के बाद भी अभी यूके ने वहाँ से कहा कि जी मैंने नहीं रहना। सो ये क्या है कि इसकी वजह से अगर हम एक कंपैरेटिव मॉडल भी ड्रॉ करते हैं तो सार्क को अचीव ही नहीं कर पा रहा जो करता है। उसके लिए एससीओ मे बी दैट कुड बी अ सोल्यूशन। ठीक है जी। सार्क क्या है, एक दूसरी है बिम्स्टेक। इसके 8 मेंबर हैं, उसके साथ हैं इंक्लूड्स म्यांमार, थाईलैंड, बिल्डिंग रीजन्स। इंडिया लीड करता है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट को करता है। ये उसके डिफरेंसेस हैं कुछ, इसको देख लीजिएगा। अब इंडिया और पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें जी। इंडिया ने सार्क को बाईपास करने के लिए बिम्स्टेक जो है वो बना ली। क्यों? एक तो इंडिया के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, दूसरा आपके पास इंडिया जो है उसकी एसिमेट्रिकल जो है एक पावर डायनामिक्स हैं विद चाइना। और इंडिया ने जैसे 2016 का समिट हुआ था वो कोशिश यही करता है कि मैं जी इसमें आपके पास किसी जो इस तरह का जो जो भी इवेंट हो रहा है सार्क का कलेक्टिव उसमें हिस्सा ही नहीं ना लूं। एक तो बायलैटरल इश्यूज हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास इंडिया और पाकिस्तान के हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान ने भी सी पैक पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, चाइना पे है। इसकी वजह से आपके पास क्या है कि जैसे जफर नवाज जसपाल हैं, डॉक्टर जफर नवाज जसपाल ने कहा था कि इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड सार डेस्टिनी इन देयर हैंड्स। अगर वो कुछ आगे करेंगे तो ये आगे चलेंगे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है जी? इंडिया पाकिस्तान टेंशन रिजॉल्व हो, क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट पे काम हो, ट्रस्ट हो इन सब के दरमियान, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए, प्राइवेट सेक्टर लेके आए, ऑब्जर्वर्स जो है मोर इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करें, फंडिंग रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया जा सके, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में यानी वही जो सारी इसकी आपके पास इश्यूज थे उनको हम वे फॉरवर्ड में लेके आए तो आपके पास क्या होता है कि ये मामलात ठीक होते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, सेक्रेटेरिएट जो है न्यूट्रल लोकेशन पे होना चाहिए। फिर उसके बाद वेटेड वोटिंग होनी चाहिए टू रिड्यूस डोमिनेंस।
mandate annual summits regardless of bilateral tensions, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल होने चाहिए जैसे उसने कहा था अहमद राशिद ने, रिफॉर्म इज द ओनली पार्ट, रिफॉर्म इज द ओनली पाथ टू सार्क रेलिवेंस, ठीक है। इंटरनेशनल एंगेजमेंट होनी चाहिए जिसमें चाइना है, यूएस है, सार्क का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है उसको अफ्रीकन नेशंस तक लेके जाएं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को इसके साथ इंटीग्रेट करें। उसके बाद रीजनल कोऑपरेशन जो है उसको बेहतर बनाएं, प्राइवेट एंटिटीज के साथ जाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ जाएं, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। सो इन कंक्लूजन सार्क जो है वो रेलेवेंस है उसकी, लेकिन उसके चैलेंजेस भी हैं। इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है उसको मटेरियलाइज नहीं किया जा रहा। मेंबर स्टेट्स जो है उनको कलेक्टिव गुड की को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिसमें ईयू और बिम्स्टेक जो है वो इसके लिए बड़े एक की लेसन्स हैं, जिसमें आप फ्यूचर डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि फ्यूचर जो आपके पास है ग्रेटर एंगेजमेंट फॉर ऑब्जर्वर्स एंड फंडिंग और 21st चैलेंजेस के साथ जो है वो अपने आप को अडॉप्ट करें। बाकी दो जी रहती हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे, यहाँ तक आई गेस आज के लिए इतना इनफ है ना। कल हम इंशाल्लाह वो करेंगे, दो साथ में एक आधा टॉपिक और कर लेंगे, क्वेश्चन है तो पूछ लें। यार यही आ सकता है कि सार्क को चैलेंजेस क्या है, सार्क का ईयू के साथ कंपैरिजन करें या सार्क का फ्यूचर क्या है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन? आपका हो जाएगा क्लासेस इंशाल्लाह, आप बेशक अभी अभी भी हमने 8 9 10 9 टॉपिक्स कर लिए थे, आज मैं वो लिस्ट देख रहा था। इसी दिसंबर में आपका ये सारा पाकिस्तान और करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। आप सिलेबस खोल के देखिएगा, सिलेबस में से हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो कर लिए हुए हैं, ठीक है। वो बेसिक्स थी, इंशाल्लाह हम इसको ना ख़त्म कर देंगे, टेंशन ना ले, दिसंबर में हम ख़त्म कर देंगे। जी सारा हो जाएगा, सारा हो जाएगा, टेंशन ना लें आप। थैंक यू जी।